द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म का ग्रोथ आफ्टर 1990, द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। तो दोस्तों हुआ क्या कि 1919 के बाद जो स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, यानी अंग्रेजों के रूल के अगेंस्ट में जो स्ट्रगल था लोगों का, वह 1919 के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जन आंदोलन में बदलने लगा। मास मूवमेंट यानी कि जन आंदोलन, लोगों का आंदोलन, जिसमें कि कौन कौन इन्वॉल्व थे, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स और वुमेन्स, ये सारे जो है कि लार्ज नंबर में उसमें इन्वॉल्व थे। और कभी कभी फैक्ट्री वर्कर्स भी इन्वॉल्व हो जाते थे। सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन द 1920s। तो दोस्तों कुछ सर्टेन ग्रुप बिजनेस ग्रुप्स ने भी कांग्रेस को एक्टिवली सपोर्ट करने लगे। कब? 1920s में। व्हाई वाज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ? द फर्स्ट वॉर जो वॉर अल्टर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। तो हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ दोस्तों, उसने इंडिया का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन था उसको एकदम अल्टर कर दिया, यानी पूरा बदल दिया। इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब जो डिफेंस पे जो खर्चा होता था, वह क्या हुआ, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ह्यूज राइज मतलब बहुत ज्यादा राइज हो गया। ठीक है। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। अब देखो, जब एक्सपेंडिचर डिफेंस एक्सपेंडिचर राइज हो गया तो उससे क्या हुआ, अब वो पैसा कहाँ से आना था, लोगों से आना था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, लोगों की इनकम और बिजनेस प्रॉफिट पे क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिया। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाई लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइसेस व्हिच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल। अब देखो, जैसे मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा, ठीक है, और उसके बाद वार सप्लाई की डिमांड बढ़ गई, उससे क्या हुआ कि चीजों का जो कीमत था वो शार्प राइज होने लगा, बहुत ज्यादा जो है कि भागने लगा, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। इससे क्या हुआ, ग्रेट डिफिकल्टीज हो गई कॉमन पीपल, लोगों के लिए, जो आम आदमी थे उसके लिए जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, ग्रेट डिफिकल्टीज। और दूसरे साइड बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। रीप्ड मतलब कमाना या बनाना, फैबुलस मतलब बहुत ज्यादा। तो जो बिजनेस ग्रुप्स थे, वॉर से उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाया। ठीक है, जैसा कि आपने चैप्टर 7 में देखा था कि द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। वॉर की वजह से इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। जूट बैग्स, इंडस्ट्रियल गुड्स यानी कि जूट बैग्स, क्लॉथ्स, रेल्स, एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। और वॉर की वजह से क्या हुआ, जो अदर प्रोडक्ट आते थे दूसरी कंट्री से, कहाँ पे इंपोर्ट होते थे, इंडिया में, वो क्या हो गए, बिल्कुल डिक्लाइन हो गए, कम हो गए। ठीक है। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर। इसलिए जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो कब एक्सपैंड होती हैं, वॉर के टाइम में। एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। और उसके बाद जो इंडियन बिजनेस ग्रुप्स थे, इंडिया के जो बिजनेसमैन लोगों का जो ग्रुप था, वे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का डिमांड करने लगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया, डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी डिफेंस पे खर्चा जो आता था उसको क्या किया, बढ़ा दिया। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो पैसा आता कहाँ से था। ये पैसा नॉर्मली गवर्नमेंट देती थी, गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी वो देती थी। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ से पाती थी, पैसा तो है नहीं, पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। ये पैसा यह लोगों से लेती थी, जो आम पब्लिक थी। ठीक है, जो आम पब्लिक थी यह पैसा वह लोगों से लेती थी, यानी कि जनता से लेती थी। अब जनता ये पैसे कहाँ से पाती थी, जो जॉब या जो बिजनेस था वहां से पाती थी। अब आप सोचो, जैसे ब्रिटिश ने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर +1 कर दिया, सपोज जितना भी था, मान लो 100 था, 100 से उसने 110 कर दिया। अब जब ब्रिटिश एक्सपेंडिचर 110 हो गया, अब उसको, पहले तो 100 लेती थी, अब 10 और बढ़ा दिया उसमें। ठीक है, जब 100 और 10 बढ़ा दिया तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, यह पैसा गवर्नमेंट 100 और 10 तो देगी ब्रिटिश एक्सपेंडिचर को, यानी कि सॉरी डिफेंस एक्सपेंडिचर में, यानी कि सैनिक का जो भी खर्चा आएगा वो तो 110 देगी। अब ये पैसा पाएगी कहाँ से, 100 तो ले रही थी, अब क्या करेगी, 110 पैसा ये निकालेगी लोगों से, लोगों पे, लोगों के इनकम पे, लोगों के बिजनेस पे जो टैक्सेस लगा रहे उसको ये बढ़ा देगी। अब ये टैक्सेस बढ़ाएगी तो ये वाली जो पॉपुलेशन है जिस पे टैक्स लग रहा है, अब इसको क्या होगा,
इसका जो इनकम होगा वो तो नहीं बढ़ेगा, यानी जो इनकम जो इनकी अर्निंग हो रही वो तो बढ़ी नहीं, वो जितना भी था सपोज 110 था वो 110 ही रहा। अब ये पूरा 110 ये लोग ले ले रहे हैं, तो ये क्या करेगी, मतलब जो आम पब्लिक है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो आम पब्लिक थी, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, इसलिए आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होने लगी, क्योंकि प्राइसेज जो थी, चीज़ों की जो कीमतें थी वो बढ़ने लगी। क्योंकि अब जो बिजनेस ग्रुप थे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, तो जो बिजनेस ग्रुप को जब ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, वो चीज़ों की कीमतों के क्या कर देते, जो चीज़ों की कीमत होती थी, जो प्राइसेस होती थी, उसको इंक्रीज कर देते थे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टीज किसको फेस करना पड़ता था, जो आम पब्लिक थी। ठीक है, अब देखेंगे कि जब वार के बाद जो इंडस्ट्रीज थी वो ग्रोथ क्यों हुई, क्यों एक्सपेंड हुई। अब देखो पहले क्या था कि जैसे यहाँ पे समझेंगे कि पहले इंडिया में क्या था कि ज्यादातर जो इम्पोर्ट आता था कहाँ से आता था, ब्रिटेन से आता था। इंडस्ट्रियल गुड्स कहाँ से आते थे, इम्पोर्ट हो रहे थे, ब्रिटेन से हो रहे थे। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ गया उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स ब्रिटेन का था वो यहाँ पे वार सप्लाईज में जाने लगा, यानी कि जहाँ पे युद्ध हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार उसमें जाने लगा। अब यह जो इंडस्ट्रियल गुड्स था यहाँ पे आना बंद हो गया, यहाँ पे आना बंद हो गया। तो अब जो यहाँ पे इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी ये क्या होने लगी, ये एक्सपैंड होने लगी, यानी इनको एक मौका मिल गया ग्रोथ होने का। ठीक है, दी वॉर आल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से ब्रिटिश को अपनी आर्मी भी जो है एक्सपेंड करनी पड़ी। ठीक है, अब क्या, अब जब आर्मी इनको एक्सपेंड करनी पड़ेगी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी आर्मी क्या करनी पड़ेगी, एक्सपेंड करना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अब यह आर्मी यानी जो पब्लिक थी, जो आर्मी लोग थे, आर्मी को पाती कहाँ से, इसने क्या किया, गांव के लोगों को, जो विलेजर्स थे, विलेजर्स को लोगों को इसने प्रेशराइज करने लगा। क्यों प्रेशराइज करने लगी, क्यों, टू सप्लाई द सोल्जर्स फॉर एन एलियन काज। एलियन काज यानी कि फॉरेन युद्ध, यानी कि फॉरेन लड़ाई के लिए इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो विलेजेस वाले एरिया थे, जो गांव वाले एरिया थे, उनको उन पे फोर्स करने लगे, प्रेशर करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा सोल्जर सप्लाई करें। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रोड। अब इसमें ये लार्ज नंबर, बहुत सारे सैनिक जो है अब्रोड सर्व करने के लिए भेज दिए जाते हैं। बहुत सारे रिटर्न होके आते हैं और एक मेंटालिटी, एक अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं, मतलब एक उनको समझ आ जाती है कि किस तरीके से जो इंपेरियलिस्ट पावर हैं वे एशिया और अफ्रीका के लोगों का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लोटिंग यानी कि शोषण कर रही हैं। ठीक है, और उसके बाद विद द डिजायर टू अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया, उसके बाद वे सोच लिए, पूरा दृढ़ निश्चय कर लिए कि अब वे इंडिया में कॉलोनियल रूल का अपोज करेंगे, इसलिए उन्होंने इंडिया में कॉलोनियल रूल का अपोज करने लगे। ठीक है, फर्दरमोर क्या हुआ कि 1970 में रिवोल्यूशन हो गया, कहाँ पे, रशिया में। ठीक है, न्यूज अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली। तो जो न्यूज था पीजेंट्स और वर्कर के स्ट्रगल के बारे में और सोशलिज्म के का जो आइडिया था वह वाइडली सर्कुलेट हुआ। इससे क्या हुआ, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे बहुत ज्यादा काफी इंस्पायर हो गए। ठीक है, एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, एडवेंट यानी आगमन, महात्मा गांधी जी का आगमन। It is in these circumstances that महात्मा गांधी emerged as a mass leader। इन्हीं circumstances में जो महात्मा गांधी थे एज ए मास लीडर के रूप में इमर्ज हुए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे, कब आए थे, 1915 में गांधी जी कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। तब उनकी एज कितना थी, 46। ठीक है, having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions। तो उस कंट्री में ये क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, आंदोलन को लीड कर रहे थे। कौन से आंदोलन को, रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट में जो नॉन वायलेंट आंदोलन को क्या कर रहे थे, साउथ अफ्रीका में लीड कर रहे थे। ठीक है, ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्टेड लीडर। तो महात्मा गांधी बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर थे, लोग उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, इंटरनेशनली लोग उनको जानते थे। ठीक है, his South African campaigns had brought him in contact with various types of Indians, हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल्स एंड नॉर्थ इंडियंस। तो दोस्तों जो उनके महात्मा गांधी के जो साउथ अफ्रीकन कैंपेन्स थे, उन कैंपेन्स थे वे डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के इंडियंस के कांटेक्ट में आ जाते, जैसे हिंदूज, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल और नॉर्थ इंडियंस, बहुत सारे, और अपर क्लास के मर्चेंट, लॉयर और वर्कर्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने कैंपेन किया उसके बाद से वो बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियंस, अपर क्लास के जो मर्चेंट थे, लॉयर थे और वर्कर्स थे, उनसे उनका एक कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रेवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। तो दोस्तों जब महात्मा गांधी आ गए 1950 में, इन्होंने पहला ईयर था, यानी 1915 टू 1916, ये पूरा एक साल इंडिया का पूरे इंडिया में ट्रेवल किया इन्होंने, मतलब पूरा मुआयना लिया, पूरा इंडिया के लोगों को समझे।
ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द पीपल, दियर नीड्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन। तो एक साल इन्होंने क्या बिताया घूमकर, एक साल ये लोगों को समझने में, उनकी जरूरतों को समझने में और ओवरऑल सिचुएशन का मुआयना लेने में इन्होंने एक साल लगा दिया। ठीक है। His earliest interventions were in local movement in Champaran, Kheda and Ahmedabad, where he came into contact with Rajendra Prasad and वल्लभ भाई पटेल। जो इनकी अर्लीस्ट इंटरवेंशन थे, यानी एकदम स्टार्टिंग के जो इंटरवेंशन थे, वे कहाँ के आंदोलनों में हुए, चंपारण, खेदा और अहमदाबाद के लोकल आंदोलनों में हुए। ठीक है। जहाँ पे ये किसके कांटेक्ट में आते हैं, राजेंद्र प्रसाद के और सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है। और अहमदाबाद में इन्होंने एक सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक को लीड किया, कब, 1918 में। लेट अस नाउ फोकस इन सम डिटेल्स ऑन द मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 1919 एंड 1922। चलो कुछ हम फोकस करते हैं कुछ डिटेल्स में, कुछ आंदोलनों को जो कि ऑर्गेनाइज हुए थे, कब, 1919 से लेकर 1922 में के बीच में। ठीक है। दी रॉलेट सत्याग्रह। The Rowlatt Satyagraha in 1919, Gandhiji gave a call for a satyagraha against the Rowlatt Act that the British had just passed। तो दोस्तों हुआ क्या, 1919 में गांधी जी ने लोगों को एक कॉल किया, लोगों को आह्वान किया, लोगों को बुलाया सत्याग्रह के लिए। किसके अगेंस्ट में, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह के लिए लोगों को इन्होंने आह्वान किया, लोगों को बुलाया। रॉलेट एक्ट क्या था, जिसे कि ब्रिटिश ने अभी जल्दी पास किया था, उसी के अगेंस्ट में। ठीक है। यानी कि ब्रिटिश ने जल्दी एक रॉलेट एक्ट पास किया था, उसके अगेंस्ट में लोग, गांधी जी ने 1990 में लोगों को बुलाया। अभी एक्ट क्या था, द एक्ट कर्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स। तो दोस्तों ये रॉलेट एक्ट के तहत, यानी इसके अकॉर्डिंग जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स था, यानी जो बेसिक राइट्स था, जो बेसिक अधिकार था, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा था। ठीक है। यानी कि रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कम हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यानी कि अभी जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ले लो, अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम जो चाहते हैं बोलते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है। तो तो इसी को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया एक्ट की, ताकि जो लीडर्स हैं उस टाइम के, जो चाह रहे हो बोल रहे हैं, वो बोल ना पाए। उस उस पे रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दिया, यानी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसको कम कर दिया। अब जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम कर देंगे, सपोज तब भी लोग क्या कर रहे हैं, उतना ही बोल रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथन पुलिस पावर, पुलिस को और ज्यादा पावर दे दी कि इनको मारो, इनको बंद करो, इनको शांत कराओ। ठीक है। समझे इस चीज को, यानी कि पहले इन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स कम कर दिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब सपोज लीडर्स लोग तब भी नहीं मान रहे हो, तब भी वो कांड कर रहे हैं, तब भी मतलब कि अपने जो भी एक्सप्रेशन है उसको व्यक्त कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, पुलिस को और पावर दे दिया कि अब इनको जो दल बल जो भी लगाओ, इनको शांत करो। तो इसी के अगेंस्ट में उन्होंने लोगों को 1919 में कॉल किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर्स फेल दैट द गवर्नमेंट हैव नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम्स। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अदर्स का कहना था, और दूसरे लीडर्स का कहना था कि गवर्नमेंट के पास कोई भी अधिकार नहीं, गवर्नमेंट के पास अधिकार नहीं कि लोगों का, जो आम लोग हैं, उनके बेसिक राइट को या बेसिक फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है। दिस क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश एंड टिरानिकल। उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये बहुत डेविलिश है, डेविलिश यानी कि शैतानी है, और टिरानिकल है, मनमानी। ठीक है। गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1990 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने लोगों को बोला, इंडियन लोगों को बोला, इंडियन पीपल्स को, कि इस अपोजिशन के, इस एक्ट के अपोजिशन में 6 अप्रैल 1919 को एज ए डे ऑफ नॉन वायलेंट आप जो है ऑब्जर्व करो। ठीक है। और एज ए डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, और जो है और क्या करो, स्ट्राइक करो, यानी कि हड़ताल करो। ठीक है। सत्याग्रह सभाज वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को लॉन्च करने के लिए सत्याग्रह सभा जो है कि सेटअप की गई, बनाई गई। The Rowlatt Satyagraha turned out to be the first all India struggle against the British government। तो दोस्तों जो रॉलेट सत्याग्रह था वह फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल था, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। यानी पहले तो बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल होते थे, जैसे लोकल स्ट्रगल खेदा में, अहमदाबाद में, बहुत सारी हर जगह में होते थे। बट यह रॉलेट जो सत्याग्रह था, यह पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यानी कि हर जगह पे था यह। ऑल्दो यद्यप इट वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज, यह जो है कि सिटीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। ठीक है। अप्रैल 1919 में क्या हुआ, देयर वर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल इन द कंट्री।
तो 1919 में क्या होगा, बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन यानी बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं और हड़ताल होते हैं कंट्री में। द गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम, और गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल मेजर्स यूज किया उनको सप्रेस करने में। ब्रूटल यानी कि बहुत ही क्रूर, निर्दयी, ठीक है। द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे 13 अप्रैल वर अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन। एट्रोसिटीज का क्या मतलब होता है, दंडता या क्रूरता। इन्फ्लिक्टेड मतलब कि दंड देना, ठीक है। और रिप्रेशन मतलब दबाव या रोक। तो हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल मेजर्स यूज किए। ब्रूटल यानी कि बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया या क्रूरता का तरीका अपनाया इनको इनको दबाने में, सप्रेस करने में। तो इसी प्रकार का एक रिप्रेशन था, एक दबाव था या एक रोक था, जो कि जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो कि जनरल डायर द्वारा लोगों पे गोलियां चला दी गई थी बैसाखी डे को, 13 अप्रैल को, ठीक है। वह भी इसी प्रकार का सपरेशन का जो है कि एक हिस्सा था, पार्ट था। ऑन लर्निंग अबाउट द मैसकर, रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों आफ्टर दिस जलियांवाला मैसकर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया कि अपना पेन और कंट्री के लोगों का गुस्सा, लोगों के एंगर को, गुस्से को एक्सप्रेस करते हुए क्या किया कि डिनाउंस कर दिया अपना नाइटहुड। नाइटहुड क्या था, एन ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। तो यह एक टाइप का क्या था, एक ऑनर था जो कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा ग्रांट किया गया था किसको, रविंद्रनाथ टैगोर के। इसलिए फॉर द एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट, यानी कि एक पर्सनल अचीवमेंट द्वारा, एक्सेप्शनल जो कि लोगों से बिल्कुल अलग एक अचीवमेंट पाया उन्होंने, या पब्लिक सर्विस के लिए। रेनाउंस मतलब वापस कर देना, ठीक है। During the Rowlatt Satyagraha, the participant tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule. तो क्या हुआ, रॉलेट सत्याग्रह जब चल रहा था उसके दौरान जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने कोशिश किया कि हिंदुओं और मुस्लिम्स को यूनाइट रखा जाए, एक रखा जाए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, ठीक है। This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country, हिंदूज, मुस्लिम एंड दोज ऑफ अदर रिलीजन्स। तो यह महात्मा गांधी जी भी यही चाहते थे, उनका भी यही कॉल था कि वह वह इंडिया को एक ऐसी कंट्री मानते थे, एक ऐसा लैंड मानते थे जो कि इस देश में रहने वाले लोगों का है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या अदर रिलीजन्स के हो। ही वॉज कीन दैट, उनकी बहुत इच्छा थी कि हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट का, कि किसी भी मैटर में हिंदू और मुस्लिम जो है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। जस्ट काज यानी कि कोई न्यायपूर्ण काम हुआ, ठीक है, कोई भी न्यायपूर्ण उद्देश्य में दोनों हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें, ठीक है। खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एजिटेशन यानी कि आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन आंदोलन। तो खिलाफत इश्यू भी इसी टाइप का एक इश्यू था, ठीक है। इन 1920 क्या 1920 में क्या हुआ दोस्तों कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हार्श ट्रीटी इम्पोज कर दी। इम्पोज करना यानी लगाना या थोपना, किस पे, तुर्की सुल्तान, टर्की के जो सुल्तान थे यानी कि खलीफा पे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हार्श ट्रीटी जो है कि थोप दी, ठीक है। लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में, मतलब आप बबूले हो गए, फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, इसकी इसकी वजह से, इसके लिए मतलब कि जो उन्होंने टर्की सुल्तान पे यानी कि खलीफा पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ट्रीटी, हार्श ट्रीटी इम्पोज किया था, तो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए। जैसे कि वे कब हुए थे, अबाउट द जलियांवाला मैसकर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के की तरह इस बार भी वे लोग बहुत ज्यादा गुस्से से आग बबूले हो गए थे। ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वर कीन द, और जो इंडियन मुस्लिम थे वे क्या चाहते थे, वे ये चाहते थे कि जो जो ईस्ट वाइल ओटोमन एम्पायर है, वो ऑटोमन एम्पायर यानी कि जो पुराना ऑटोमन एम्पायर है, उसमें उस एम्पायर में जो भी मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस आते हैं उस पे जो है खलीफा का कंट्रोल रहे, ये इंडियन मुस्लिम चाहते थे, ठीक है। The leaders of Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wish to initiate a full-fledged non-cooperation movement. तो अब जो लीडर थे खिलाफत आंदोलन के, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ये क्या चाहते थे, एक फुल फ्लेज्ड नॉन कॉपरेशन आंदोलन इनिशिएट करना चाहते थे। तो गांधी जी ने इनके कॉल को सपोर्ट किया और कांग्रेस से अर्ज किया, ठीक है, टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, जलियांवाला मैसकर, द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज, ठीक है। तो गांधी जी ने उसके बाद इनको जैसे ही सपोर्ट किया, उसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस से अर्ज किया, कांग्रेस से प्रार्थना किया कि वह जलियांवाला मैसकर के अगेंस्ट में और खिलाफत
केस में जो हुआ, यानी खिलाफत के अगेंस्ट में, यानी कि जो खिलाफत के साथ हुआ, खलीफा उसको क्या करें, इनको जो है कि एक कैंपेन कर चलाएं, ठीक है, और स्वराज का डिमांड करें, ठीक है। The non-cooperation movement gained momentum through 1921 to 1922। जो नॉन कॉपरेशन आंदोलन था वो मोमेंटम कब गेन करता है, 1921 टू 1922 के बीच में, ठीक है। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेज, तो हजारों स्टूडेंट जो थे क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज छोड़ देते हैं। बहुत सारे लॉयर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालचारी एंड असफ अली गिव अप देयर प्रैक्टिसेस। तो कुछ बहुत सारे लॉ जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी और असफ अली जैसे ने अपना जो है वकालत छोड़ दिया, ठीक है। प्रैक्टिसेस यानी कि जो काम करते थे, वकील क्या करते हैं, लॉयर क्या करते हैं, वकालत करते हैं, तो वकालत छोड़ दिया। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर एंड लेजिस्लेचर्स बायकॉटेड, तो ब्रिटिश टाइटल जो थे वो सरेंडर कर दिए गए, मतलब जो भी लोगों को ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्शनल वर्क्स के लिए जो टाइटल दिया था उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया, वापस कर दिया। लेजिस्लेचर बॉयकॉट, लेजिस्लेचर का बॉयकॉट कर दिया गया। पीपल लिट पब्लिक बोनफायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ, लोग जो है कि क्या फॉरेन क्लॉथ के जो विदेशी कपड़े थे उसको क्या क्या किए, बोनफायर कर दिए, यानी कि आग लगा दिए, यानी कि बोनफायर कर रहे थे किसका, फॉरेन क्लॉथ का। The import of foreign cloths fell drastically between 1920 and 1922। उसके बाद लोगों ने जो फॉरेन क्लॉथ थे उसका एकदम त्याग कर दिया, एकदम बायकॉट कर दिया। तो जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लॉथ का, जो विदेशी से कपड़े आते तो ड्रेस्टिकली क्या हुए, ड्रेस्टिकली यानी कि एकाएक बहुत ज्यादा गिर जाते, उनका रेट इंपोर्ट जो था बहुत ज्यादा गिर जाता है 1920 टू 1922 के बीच में। बट ऑल दिस वाज मेरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बट दोस्तों जो एक आइसबर्ग होता है उसका एक टिप होता है, ठीक है। तो ये जो सारे इवेंट थे, जो सारी चीजें थे, मेरली केवल एक मतलब एक टिप थे एक आइसबर्ग का। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट, यानी कि जो कंट्री का लार्ज हिस्सा है, लार्ज पार्ट है कंट्री का, जो लार्ज हिस्सा है एक बहुत ही बड़े रिवॉल्ट के ब्रिंक पे खड़ा था, ठीक है। पीपल्स इनिशिएटिव्स, इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में लोगों ने ब्रिटिश रूल को जो है कि नॉन वायलेंटली जो है रेसिस्ट किया, यानी ब्रिटिश रूल का विरोध उन्होंने नॉन वायलेंटली किया, ठीक है। और अदर केसेस में क्या हुआ कि डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स ने क्या किया कि गांधी जी की कॉल को, जो गांधी जी ने बुलाया था आंदोलन करने के लिए, लोगों को बोला था, उन गांधी जी की उस कॉल को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया, यानी कि उसका मतलब अपने हिसाब से निकाल लिया, और उस मैनर में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, जो कि गांधी जी के आइडियाज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। यानी कि गांधी जी का जब जो विचार था वो अहिंसकवादी थे, ठीक है, यानी कि उनका विचार क्या था, नॉन वायलेंटली हमको जो है कि प्रोटेस्ट करना है। बट बहुत सारे क्लासेस और ग्रुप्स ने क्या किया कि अपने हिसाब से उनका मतलब निकाल के वो वायलेंटली विरोध करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है। इन अदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट टू लोकल ग्रीवेंसेस, बट हर केस में क्या हुआ, लोगों ने जो आंदोलन था उसको लोकल जो प्रॉब्लम थी, लोकल जो कष्ट था उसको उससे लिंक करके जो है आगे बढ़ाया। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि खेदा गुजरात में पटीदार पीजेंट ने क्या किया कि नॉन वायलेंट कैंपेन ऑर्गेनाइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट की हाई लैंड रेवेन्यू के डिमांड के अगेंस्ट में, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड था उसके अगेंस्ट में गुजरात के खेड़ा में जो पटीदार पीजेंट्स उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन जो है कि ऑर्गेनाइज किया। अब कोस्टल आंध्रा में और इंटीरियर तमिलनाडु में लोगों ने लिक्वर शॉप्स को चारों साइड से घेर लिया, पिकेटेड यानी कि घेर लेना, ठीक है। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स एंड पुअर पीजन स्टेज अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। वहां पे क्या हुआ कि ट्राइबल्स और जो गरीब किसान थे उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह किए, ठीक है। समटाइम्स सेंडिंग देयर, और समटाइम्स ये क्या करते थे, अपने कैटल को फॉरेस्ट में भेज देते थे चरने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, बिना ग्रेजिंग फी पे किए हुए, बिना ग्रेजिंग टैक्स जो लगाया था गवर्नमेंट ने उसको पे किए बिना ही वो भेज देते थे। They were protesting because the colonial state had restricted their use of forest resources in various ways। वे लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके जो फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेस हैं उसको डिफरेंट तरीके से इनके यूज पे क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, यानी कि ये जो है कि यूज जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेस है उसका यूज नहीं कर पा रहे थे। दे बिलीव दैट गांधी वुड गेट देयर टैक्स रिड्यूस, उनको उनको भरोसा था कि गांधी जी जो है कि इनके टैक्सेस को रिड्यूस कर देंगे। एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन अबोलिश्ड, और जो फॉरेस्ट रेगुलेशन है वो अबोलिश कर देंगे। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस, बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस में पीजेंट्स प्रोक्लेम स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी जी
गांधी राज वाज अबाउट टू बी एस्टेब्लिश। तो दोस्तों बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस में क्या हुआ कि जो पीजेंट्स है उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया, क्या स्वराज प्रोक्लेम कर दिया, ठीक है। और बिलीव दैट गांधी राज वाज अबाउट टू बी इस्टेब्लिश, और उनको भरोसा हो गया, उनको एक उम्मीद हो गई कि जो गांधी जी राज है वो जस्ट ही इस्टेब्लिश होने वाला है, ठीक है। हमने क्या देखा कि पीजन जो थे उन्होंने क्या किया, ऐलान कर दिया, किसका ऐलान किया, कि स्वराज का। और उसके बाद उन्होंने को भरोसा था, उन्होंने उम्मीद थी कि जो है गांधी राज जो है कि बस इस्टेब्लिश होने वाला है इन सिंध, जो कि अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे और जो पीजेंट्स थे वर वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। इंथुसियास्टिक मतलब उत्साहित, ठीक है। तो सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ के जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे और जो पीजर्स थे, किसान जो थे, ये लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे खिलाफत कॉल को लेके, ठीक है। इन बंगाल टू, बंगाल में भी जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गिव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी। जो बंगाल में भी जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस था उसने भी इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी दिया एंड स्टैंड टू द नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट को, नेशनल आंदोलन को ताकत दी। कम्युनल यूनिटी मतलब सामुदायिक जो यूनिटी था, यानी कोई किसी भी धर्म से, वो सारे एक थे, सारे जो है कि यूनाइट थे। पंजाब में अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख का जो अकाली आंदोलन था, साउथ टू रिमूव करप्ट महंस सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारास। तो सिखों ने क्या किया दोस्तों, जो सिखों का अकाली एजिटेशन था उसने क्या, उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के मदद से, ब्रिटिशर्स की मदद से, सपोर्ट से क्या किया, महंत को हटा दिया। महंत को हटाने के लिए, गुरुद्वारा से महंत को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। अकाली एजिटेशन, कौन, अकाली एजिटेशन, यानी अकाली आंदोलन किस लिए किया गया, ताकि ब्रिटिश की सपोर्ट से गुरुद्वारे से जो महंत है उनको हटाया जा सके, ठीक है। महंत रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारा ये होते हैं। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो दोस्तों जो यह मूवमेंट था, अकाली एजिटेशन, जो अकाली आंदोलन था, यह नॉर्मली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा मिलता जुलता था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। इन असम, टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेक्स। तो असम असम में जो टी गार्डन लेबरर थे वो गांधी महाराज की जय नारा लगाते हुए अपनी वेक्स में इंक्रीजमेंट के लिए वो डिमांड करते हैं, मतलब अपनी उनकी तनख्वाह जो है बढ़ाई जाए उसके लिए वो डिमांड करते हैं। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन प्लांटेशन, जो ब्रिटिशर्स का, जो ब्रिटिश द्वारा ओन किया गया जो प्लांटेशन था उसको उन्होंने छोड़ दिया। अमिड डिक्लेरेशन के बीच में, डिक्लेरेशन यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म भी नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। दैट दे वर फॉलोइंग गांधी जी विश, और उन्होंने क्या बोला कि गांधी जी की भी यही इच्छा है, यानी गांधी जी भी यही चाहते हैं कि हम ब्रिटिश ओन जो प्लांटेशन है उसको छोड़ दें। Interestingly, in the Assamese Vaishnava songs of that period, the reference to Krishna was substituted by Gandhi Raj. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो असमीज वैष्णव सॉन्ग था, जिसमें कि असमीज जो वैष्णव सॉन्ग था इसको गाया जाता था, उसमें जो कृष्ण जी की जगह है वहां पे किसका नाम डाल दिया गया, गांधी जी, मतलब राजा का नाम डाल दिया गया। लोग गांधी राजा नाम लेकर गाने लगे, ठीक है। The people's महात्मा, लोगों के महात्मा, we can see from the above that sometimes people thought of Gandhi as a kind of messiah। तो ऊपर के सिनेरियो ऊपर जो हमने केसेस देखे, इस सिचुएशन, इन सारी केसेस से हमको क्या पता चलता है, तो हम यह देख सकते हैं कि दोस्तों कि समटाइम्स लोग गांधी जी को एक मसीहा, एक टाइप के मसीहा के रूप में मानने लगे थे, सोचने लगे थे कि गांधी जी एक मसीहा है। मसीहा यानी कि समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी, यानी कोई एक ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसा आदमी जो कि लोगों को उनकी कष्टों से, उनके दुखों से और पॉवर्टी से दूर कर सकता है, निकाल सकता है। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। गांधी जी की इच्छा क्या थी, क्लास यूनिटी बिल्ड करना, न कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट करना। ये पीजेंट्स कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार। यहाँ तक कि जो पीजेंट्स है उनको वो इमेजिन करते थे, उनको भरोसा था कि गांधी जी जो है जमींदार के अगेंस्ट में फाइट करने में उनकी मदद करेंगे। एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स बिलीव, जो एग्रीकल्चरल लेबर थे उनका उनका मानना था कि हु वुड प्रोवाइड देम लैंड। उनको भरोसा था कि गांधी जी जो है उनका जो लैंड खो गया है, जो अंग्रेजों ने छीन लिया है, उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एट टाइम्स, कभी कभी ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट। और एट टाइम्स यानी कि ऐसा भी होता था दोस्तों कि जो ऑर्डिनरी पीपल, जो आम आदमी होते थे, जो उनका खुद का अचीवमेंट होता था उसका क्रेडिट जो है किसको दे देते थे, गांधी जी को दे देते थे। अब जैसे कि कभी कोई बुक आप पढ़ेगा, स्टार्टिंग में लेखक जो भी राइटर होता है क्या देगा, दिस बुक डेडिकेटेड टू,
या क्रेडिटेड, नॉर्मली डेडिकेटेड टू होता है, मतलब यह उनको डेडिकेट करता हूँ, उनको जो उनको श्रेय देता है, डेडिकेट डेडिकेट करना यानी कि उनका श्रेय देना। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है कि अगर सपोज आप कुछ आपको जैसे कि आपने कोई अवार्ड पाया स्कूल में, ठीक है, या कोई कुछ भी पाया, आपने कोई एक अवार्ड पाया, उस पे क्या बोलते हो कि आप ये इस अवार्ड का श्रेय इनको जाता है, अपने माता पिता जिसको भी आप बोलोगे, तो क्या कर रहे हो, उसको डेडिकेट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स पे डेडिकेट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था कि जो कॉमन पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वे लोग क्या करते थे, उनका जो खुद का अचीवमेंट होता था, जो वे खुद से अचीव करते थे, उसका श्रेय जो था, क्रेडिट जो था, वो गांधी जी को दे देते थे। एग्जाम्पल के लिए, एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट, एट द एंड ऑफ एक पावरफुल मूवमेंट के एंड में, पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़, जो कि अभी कहाँ पे है, यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि पहले के अब अभी के टाइम में जो कि उत्तर प्रदेश है, मैंने टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। एविक्शन यानी कि क्या होता है, बेदखली या निष्कासन, मतलब हटा देना किसी, इलीगल मतलब इलीगल तरीके से। तो हुआ क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एक पावरफुल आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन की वजह से, वो ये आंदोलन क्या था कि जो पीजेंट्स, प्रतापगढ़ के जो पीजेंट्स है, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस में था उस टाइम, अभी यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ के लोगों ने आंदोलन करके जो इलीगल इवेक्शन था किसका, टेनेंट्स का, ठीक है, उसको स्टॉप कर दिया। तो बट दे फिल, जब स्टॉप कर दिया, यानी कि अब लोगों को, जो टेनेंट्स थे, उनका जमीन जो है कि इलीगल तरीके से नहीं हट पाती थी, मतलब उनको दूसरे लोग नहीं छीन पाते थे, उससे क्या हुआ, बट दे फेल्ट इट वाज गांधी जी हु हैड ओन दिस डिमांड फॉर देम। तो उन्होंने क्या बोला कि उनका कहना था कि यह गांधी जी हैं, गांधी जी की वजह से ये जो डिमांड था, वो मतलब हो पाया, ये जो सफलता इनको मिली इस आंदोलन में, गांधी जी की वजह से मिली। एट अदर टाइम, using Gandhi's name, tribals and peasants undertook action that did not conform to Gandhian ideals। तो कुछ टाइम तो दोस्तों ऐसा भी होता था कि ट्राइबल्स और पीजेंट गांधी जी का नाम लेकर कुछ ऐसा करते थे, ऐसे एक्शन लेते थे, ऐसे काम करते थे जो कि गांधीयन आइडल्स यानी कि गांधी जी की विचारधारा से बिल्कुल अलग थी।